दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं दोस्तों जैसा आपसे कहा था कि मैं पर डे 5 से 10 क्वेश्चन लाऊंगा करंट अफेयर के 5 क्वेश्चंस के अतिरिक्त उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो सभी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है अपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर 2021 को निम्नलिखित में से किसके 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे? तो दोस्तों ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद और परमाणु कमान प्राधिकरण। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है, जैसे इस समय अभी लखीमपुर कांड हो गया था, उसमें कुछ किसान मारे गए थे, तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों ये अभी मानवाधिकार इसका स्थापना दिवस कार्यक्रम होगा, उसमें मोदी जी शामिल होंगे। तो वो कौन था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जो दोस्तों क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र कभी कभी पूछता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 28वें में कौन सा व्यक्ति शामिल हुआ था, तो कौन शामिल हुए थे? कौन शामिल हुए? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब दोस्तों बात आती राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब मनाया जाता है, तो भी आप क्या कह सकते हैं? 12 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये 12 अक्टूबर 2021 को 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मोदी शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इससे कुछ रिलेटेड और क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौन से सम्मेलन में शामिल होंगे? स्थापना 28वें स्थापना दिवस को शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है NHRC। ये NHRC इसका फुल फॉर्म होता है NHRC। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। कैसे दोस्तों इसका अपना? तो मानवा अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर, दोस्तों 12 अक्टूबर मैंने बताया था अभी आपको, फिर 12 अक्टूबर कब हुई थी? 1993 को मानवा अधिकारों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना बात आती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस लिए की गई थी? तो दोस्तों ये मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, क्या मानवाधिकार संरक्षण 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकारों के लिए इसकी स्थापना की गई, किसकी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन बनता है, यह किसी भी प्रकार के मानवाधिकार को उल्लंघन कर सकते। दोस्तों अगर मानव जाति या जनजाति पर किसी भी प्रकार का, ये किस लिए काम करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार ये किस लिए आयोग काम करता है? तो दोस्तों ये जैसे कि मानव अधिकारों पर या उसके किसी को दबाया जाता है, कमजोर व्यक्ति को दबाया जाता है, तो उसको ये संज्ञान में लेता है और उसके खिलाफ कार्रवाई करता है ये आयोग। ठीक है दोस्तों, फिर बात है NHRC के बारे में कुछ बता रहे। NHRC ये दोस्तों क्या है? ये एक संविधिक सार्वजनिक निकाय है। कौन सा? ये कैसा निकाय है दोस्तों? कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, पहला पॉइंट डाल लेते हैं, ये दूसरा पॉइंट डाल लेते हैं। ये कैसा निकाय है? NHRC एक संविधिक सार्वजनिक निकाय है। ठीक है दोस्तों, सार्वजनिक निकाय है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला पॉइंट दे देते हैं, यह मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के। दोस्तों मानवाधिकार जो होते हैं, जैसे खाना, शिक्षा या उसको कोई मूलभूत सुविधाएं होती है, अगर उसके अधिकारों पे कोई प्रहार करता है या कोई कमजोरों को सताता है, तब ये आयोग उसके खिलाफ एक्शन लेता है। ठीक है दोस्तों, फिर आते बाद यह भारत सरकार द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन या किसी लोक सेवक द्वारा इस तरह के उल्लंघन की लापरवाही की जांच करता है। दोस्तों जब
किसी को कमजोर को सताया जाएगा तब यह उसकी जांच करेगा, पड़ताल करेगा और एक्शन भी लेता है, जैसे मैंने बताया आपको। अब इसमें सदस्य कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों अध्यक्ष होता, पहली तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है और 4 और सदस्य होते हैं, 4 और सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। और जबकि पदेन सदस्यों को छोड़कर, जो पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्यों को छोड़कर, ठीक है दोस्तों, पदेन सदस्यों को छोड़कर एक अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। एक अध्यक्ष कौन सा हो सकता है जो दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश, कौन सा, भारत का मुख्य न्यायाधीश या क्या हो, या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, ठीक है दोस्तों। फिर बात आती है एक सदस्य जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो, या एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो, ठीक है दोस्तों। अब अगले पॉइंट, अब 3 सदस्य कौन होते हैं, 3 सदस्य होंगे दोस्तों जिनमें कम से कम एक महिला होगी दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों ये 3 सदस्य, एक सदस्य हो गया, तो अब 3 सदस्य कौन होंगे, 3 सदस्य दोस्तों जिनमें, अगला पॉइंट डाल लेते हैं, पॉइंट नंबर 3, 4, 3 सदस्य जिनमें कम से कम एक महिला होगी, ठीक है दोस्तों, कम से कम एक महिला होगी, ठीक है दोस्तों, जिसे मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों वो महिला होगी जो मानव अधिकारों को पता हो या उसके बारे में, मानव अधिकारों के बारे में जानती है, उसको रखा जाता है एक महिला। कम से कम दोस्तों ये समझ लो एक महिला के लिए इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक महिला के लिए कोटा फिक्स है कि 3 सदस्य होंगे, 4, उसमें से एक तो हो गया आपका मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, और 3 सदस्य होंगे उनमें कम से कम एक महिला होगी, ठीक है दोस्तों। अब अगला पॉइंट बात कर लेते हैं, तो अगला पॉइंट ये है दोस्तों, अभी जैसे आपको पता है कि दिल्ली बॉर्डर पे और मतलब दिल्ली के चारों ओर धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, तो उससे रिलेटेड एक पॉइंट आता है इसी में। एनएचआरसी ने 14 सितंबर 2021 को, फिर डालते हैं पॉइंट, एनएचआरसी ने 14 सितंबर 2021 को, क्या दोस्तों, जैसे पता है कि औद्योगिक इकाइयों की शिकायतों, दोस्तों जब दिल्ली में चारों ओर, दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर जो थे, जैसे हरियाणा से लगता है, यूपी से लगता है, ये सभी बॉर्डर जो थे लगते थे, इन पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था। तो जैसे दिल्ली में जो क्या कहते हैं वो फैक्ट्रियां थी, वो औद्योगिक इकाइयां बहुत प्रभावित हुई थी। उस टाइम पे इसका ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसको भी इसने अपने कहते हैं कि संज्ञान लिया था, उसकी जांच कराई थी। तो दोस्तों जिसमें फिर क्या दिल्ली सीमा पर किसानों की सुरक्षा से परिवहन प्रभावित होने पर 4 राज्यों को नोटिस जारी किया गया था। दोस्तों मेन पॉइंट आता है कि जब ये एनआरसी ने 14 सितंबर 2021 को एक नोटिस जारी किया था, नोटिस जारी किया था, जिनमें वो राज्य बताने हैं, 4 कितने नोटिस जारी किया, जिसमें 4 राज्यों को, ठीक है दोस्तों, 4 राज्यों को। वो राज्य कौन कौन से हैं आपके, जैसे दिल्ली था, उसमें दिल्ली, दूसरा था आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा था हरियाणा और चौथा राजस्थान। दोस्तों इन सभी को
NHRC ने 14 सितंबर 2021 को इन चारों राज्यों को नोटिस जारी किया था। वो राज्य दोस्तों कभी कभी आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि जो NHRC ने 14 सितंबर 2021 को किन राज्यों को नोटिस जारी किया था, या इनमें से किन राज्यों को नोटिस नहीं जारी किया, 3 दे देगा और एक अलग स्टेट देगा, वो देगा कि ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये इसमें से भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, समझ लो आपके लिए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को। तो दोस्तों विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब विश्व गठिया दिवस दोस्तों ये हर वर्ष मनाया जाता है। क्या है दोस्तों? ये हर वर्ष मनाया जाता है। और हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाएगा? अभी जैसे पता है 12 अक्टूबर को मनाया गया, तो मतलब हर वर्ष ये 12 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या होता है विश्व गठिया दिवस का, ये भी लिख लीजिए पॉइंट। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या होता है? इसका उद्देश्य जैसे आमावती और मास्कुलो स्केलेटल रोगों के दोस्तों, क्या मास्कुलो स्केलेटल रोगों के अस्तित्व और प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है दोस्तों, अब ये कह सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है? इसका दोस्तों ये बीमारियां होती, इन रोगों के बारे में इसको जागरूकता फैलाना विश्व गठिया दिवस का काम है मुख्य। दोस्तों ये एक बीमारी होती, गठिया बीमारी होती है। जैसे अब इसका बीमारी की पहचान कैसे होती है दोस्तों? गठिया का पहचान कैसे होती है? गठिया जोड़ दोस्तों एक बीमारी होती है, गठिया जोड़। अब इसकी गठिया जोड़ ये दोस्तों बीमारी होती है, इसकी पहचान कैसे होती है किसी व्यक्ति को गठिया जोड़ है? तो दोस्तों इसकी पहचान होती है कि जैसे कहा जहां पे होती तो सूजन हो जाती है। क्या सूजन पैदा करता है, जिसके परिणाम दोस्तों पहली बात ये सूजन पैदा करता है। अगर सूजन हो जाए फिर उसके और क्या इफेक्ट हो सकते हैं दोस्तों? दर्द होगा आपके बॉडी में जहां पे ये गठिया होगी, फिर जकड़न हो, जकड़न, और कभी कभी चलने में भी समस्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों गठिया कैसे पहचानेंगे कि आपको गठिया हुआ है? तो दोस्तों पहली बात ये सूजन होगा तो दर्द होगा, जकड़न होगा और चलने में भी आपको समस्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये गठिया दिवस ये कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है डेविड कार्ल, जोशुआ डी, अर्नेस्ट गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, मतलब 1 व 2 3, तो मतलब तीनों को, डेविड कार्ल और जोशुआ डी, अर्नेस्ट गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, इन तीनों को काहे के आर्थिक विज्ञान के लिए 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो दोस्तों आर्थिक विज्ञान के लिए दिया गया है। अब बात है इनको राशि कितनी गई, 3 व्यक्ति को एक। अब कैसे ये इसके बारे में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं नोबेल पुरस्कार से वो सारे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद करें इनको डेविड कार्ल को किस कारण से मिला है? तो दोस्तों डेविड आर्थिक विज्ञान के लिए तो मिला है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसा कौन सा काम किया था इन्होंने आर्थिक विज्ञान में
जिसके कारण इन्होंने डेविड कार्ड को मिला है, ये पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट डाल लेते हैं। इनको मिला था दोस्तों, डेविड ने न्यूनतम मजदूरी, डेविड ने न्यूनतम मजदूरी, आप्रवास और शिक्षा के श्रम, आप्रवास और शिक्षा के श्रम, बाजार प्रभावों का दोस्तों विश्लेषण किया था। क्या विश्लेषण किया था? विश्लेषण किया था। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों डेविड कार्ड जो थे, ये डेविड कार्ड ने न्यूनतम मजदूरी, आप्रवास और शिक्षा के श्रम, बाजार प्रभावों का विश्लेषण किया था। ये तो हो गया डेविड कार्ड को इस कारण आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार मिला। अब दोस्तों जोशुआ टी अनग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू को इवेंस को किस कारण पुरस्कार मिला? तो दोस्तों इन दोनों को किस कारण पुरस्कार मिला? तो दोस्तों इन कारण संबंधों के विश्लेषण में, क्या कारण संबंधों के विश्लेषण पद्धतिगत योगदान के लिए, संबंधों के विश्लेषण में पद्धतिगत योगदान के लिए इनको पुरस्कार मिला। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है जो पुरस्कार मिला इन तीनों को एक विषय के लिए मिला है, तो दोस्तों इन तीनों को कितनी राशि मिली होगी? तो दोस्तों इन तीनों को मिली थी कितनी? पुरस्कार विजेताओं ने 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन, 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन या 1.14 मिलियन डॉलर की राशि साझा की। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट, डेविड कार्ड एक कनाडाई श्रम अर्थशास्त्री, और डेविड कार्ड के बारे में अगर पूछे जब भी डेविड कार्ड क्या काम करते हैं या उनका व्यवसाय क्या है, ये तो उसके लिए इनको कैसे मिला पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, तो डेविड कार्ड एक कनाडाई, डेविड कार्ड एक कनाडाई श्रम अर्थशास्त्री और कैलिफोर्निया विद्यालय में प्रोफेसर हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोफेसर है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि अन्य बातों के अलावा, इसके अलावा उनके अध्ययन के परिणामों से पता चला कि न्यूनतम वेतन बढ़ाने से जरूरी नहीं है कि कम नौकरियां हो। दोस्तों अगर उनका वेतन बढ़ा दिया जाए लोगों का, तो क्या उनका कहने का मतलब दोस्तों, अगर मान लिया कि किसी व्यक्ति का है कि उनका वेतन बढ़ा दिया जाए और नौकरियां कम हो जाए, दोस्तों ऐसा कहा उन्होंने नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब जोशुआ डी अग्निस्ट और गुइडो इवेंस के बारे में देख लेते हैं। तो 1990 के दशक में, 1990 के मध्य में कौन कौन, ये इनके बारे में तो आपका डेविड कार्ड के बारे में पता चल गया। अब जोशुआ डी अग्निस्ट और गुइडो डब्ल्यू इवेंस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों 1990 के मध्य में, ठीक है दोस्तों, 1990 के मध्य में, ठीक है, श्रम बाजार
जोशुआ और प्राकृतिक प्रयोगों से कारण प्रभाव के बारे में सटीक निष्कर्ष कैसे निकाले जाते हैं, इसके बारे में 1990 के दशक में दोस्तों उन्होंने बताया प्राकृतिक प्रयोगों के कारण, क्या प्राकृतिक प्रयोगों के कारण और प्रभाव के बारे में सटीक निष्कर्ष कैसे निकाले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इनके बारे में जानकारी। अब बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार किसकी वसीयत कैसे दिया जाता है। ये नोबेल पुरस्कार जो देता है, ये सरकार देती है, ये कहो तो वो राशि कहां से आता है। तो दोस्तों ये अल्फ्रेड नोबेल, क्या अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से आती है राशि। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत थी, उनकी संपत्ति थी, उसका जो टैक्स आता है हर महीने को साल में जो रिटर्न होता है, तो उसकी जो वसीयत होती उन्होंने अपने मृत्यु के समय कहा था कि उनकी वसीयत का हर वर्ष इन क्षेत्रों में, जैसे शिक्षा साहित्य, इन सभी क्षेत्रों में जो दिया जाता है उनको पुरस्कार दिया जाएगा। उनके नोबेल पुरस्कार किसके, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से पड़ा था। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई इसकी सटीक जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2021 का आधिकारिक शुभंकर क्या है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमने नहीं दिया है, तो अंडर 17 महिला विश्व कप भारत, अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2000 का आधिकारिक शुभंकर, उसका प्रतीक क्या है, यू कैन से राइट नाउ। तो इसका प्रतीक है दोस्तों ईभा। क्या है प्रतीक, ईभा। अब दोस्तों कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे फीफा ने 11 अक्टूबर 2021 को, क्या फीफा ने 11 अक्टूबर 2021 को अंडर महिला 17 विश्व कप भारत आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया। ठीक है दोस्तों, अब शुभंकर ईबा है जो एक एशियाई शेरनी है जो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। शुभंकर ईबा दोस्तों क्यों है, दोस्तों शुभंकर ईबा जो एक एशियाई शेरनी है जो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है दोस्तों, अब ये बात आती है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का आयोजन 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होगा। अब ये जो आयोजन होगा फीफा का अंडर 17 महिला विश्व कप, ये दोस्तों कब से कब तक चलेगा, ये 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 तक चलेगा, 2022 तक होगा। ठीक है दोस्तों, अब ईभा का लक्ष्य विश्व भर की लड़कियों और महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता तक कार्य करने के लिए प्रेरित करना। दोस्तों ईभा जो है, इनका लक्ष्य क्या है, ये जितनी भी लड़कियां हैं विश्व भर की, उनको पूरी क्षमता और शक्ति से कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। तो ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग वीडियो।